नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामलीला विश्वकर्मा। जैसा आप सभी से वादा किया था कि जनसंख्या भूगोल का चैप्टर वाइज मैं पूरा खत्म कर दूंगा। आज ज्योग्राफी का जो चैप्टर वाइज है 10 यूनिट है यूजीसी नेट का। ये 10 यूनिट जो यूजीसी नेट का है ये सारे एग्जाम में काम करते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर लगभग सब में कार्य करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सिलेबस यूजीसी नेट का ही माना जाता है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आज अपने टॉपिक पर आते हैं। पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 नहीं देखें और साथ ही थ्योरी नहीं देखें, जाकर प्लेलिस्ट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट खोल के। वहां पर आपको थ्योरी पूरा ऑल 10 यूनिट जो है जिस नेट का मैंने कवर करा चुका है। तो जैसा कि पार्ट 2 में हमने कायिक घनत्व तक देख लिया था, अब कृषि घनत्व देख लेते हैं। कृषि घनत्व क्या है? इसमें हम कृषि में संलग्न जो होते हैं, मतलब कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं कृषि में, और कृषि पर आधारित जो जनसंख्या, मतलब कितने लोग जुड़े हुए हैं कृषि में, कृषि योग्य भूमि कितनी है। तो कितने लोग जुड़े हैं, टोटल पॉपुलेशन मान लो 1000 है, ठीक है। अब बटे हम कर दें कृषि योग्य भूमि, मान लो आपका 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हेक्टेयर, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, कृषि घनत्व निकालने का टेक्निक है। 1000 लोगों पर 1 हेक्टेयर भूमि, तो हमारा कृषि घनत्व निकल आता है। क्लियर हो गया आपका यहाँ पर। अब आर्थिक घनत्व हम देख लेते हैं। आर्थिक घनत्व हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए आर्थिक घनत्व निकालने के देश की कुल जनसंख्या, किसी भी राज्य की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या और देश के संपूर्ण संसाधनों का मूल्य एकल इकाई में हो, तो इससे हम क्या करते हैं, आर्थिक घनत्व। अब देखिए पोषण या पौष्टिक घनत्व क्या होता है, तो प्रदेश की कुल जनसंख्या पर हम क्या करते हैं, खाद्यान्न भूमि कितनी है या प्रमुख खाद्यान्न प्रदेश कितने हैं। जैसे मान लो आपके एरिया में जनसंख्या है आपका यहाँ 10,000, ठीक है। अब बटे कुल खाद्यान्न कितने हैं, कुल खाद्यान्न मान लो 10,000 जनसंख्या, मान लो आपके यहाँ है आप जो भी खाद्यान्न यूज कर रहे हो वो 50 कुंटल है, ठीक है, 50 कुंटल, ठीक है, कुंटल ले लो यहाँ पर। तो इससे हमारा पोषण या पौष्टिक घनत्व तो निकल आता है किसी भी प्रदेश की। क्लियर हो गया आपका, ये डिफिनेशन आपको याद होने चाहिए। अब हमारा अगला जो टॉपिक है जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन कैसे होता है इसके बारे में हम जानते हैं। जनसंख्या परिवर्तन जैसे कि पॉपुलेशन चेंज इंग्लिश में कहते हैं, इसके घटक जो है मुख्य हैं, जैसे कि फर्टिलिटी, प्रजननता से हमारा जनसंख्या में परिवर्तन आता है, जितने लोग जन्म लेते हैं। मृत्यु से भी परिवर्तन आता है, कितने लोग मर गए। और साथ ही तीसरा प्रमुख कारण है प्रवास, इससे भी हमारे जनसंख्या में क्या होता है, परिवर्तन आते हैं। तो चलिए अब फर्टिलिटी को जान लेते हैं, लेसन 5वां हमारा है। तो इसमें क्या होता है जो पूछा जाता है, देखिए इसमें मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी, जो जन्म दर है उसको हम कैसे मापते हैं। ये जो है पहला होता है अशोषित जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट, बहुत पूछा जाता है यूजीसी नेट में। ये पिछले 2-4 साल से बहुत ट्रेंड चला है, ये ट्रेंड आप याद रखिएगा, पूछा गया बहुत। फिर हम इसमें पढ़ेंगे प्रजननता अनुपात, फर्टिलिटी रेशियो, सामान्य जो है प्रजनन दर, आयु विशिष्ट जन्म दर, कुल प्रजनन दर, मानक जन्म दर और पुनरुत्पादन दर। तो जो इम्पोर्टेंट बस है उसे मैं आपको यही बता देता हूँ। पहला औसत जन्म दर हम यहाँ पढ़ेंगे, फिर से फर्टिलिटी रेशियो पढ़ेंगे, सामान्य प्रजनन दर पढ़ेंगे और उसके बाद से हम कुल टोटल फर्टिलिटी रेट यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये हम इम्पोर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे। तो अपने हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि औसत जन्म दर क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके डिफिनेशन पूछे जाते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है जनसांख्यिकीय दरें और अनुपात में औसत जन्म दर, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो औसत जन्म दर बराबर क्या होता है, किसी वर्ष में जीवित जन्मों की कुल संख्या क्या है। कोई भी वर्ष ले सकते हैं आप, इसमें कोई मानक नहीं है कि इस वर्ष का, नहीं, आप कोई भी वर्ष ले सकते हैं। तो किसी वर्ष में जीवित जन्मों की कुल जनसंख्या संख्या ले लो, बट वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या, मतलब आप मान लिए कि किसी वर्ष में अगर यहाँ पर 10,000 लोग जन्म लिए हैं, अब बटे कर लिए कि अनुमानित जनसंख्या मान लो, या मान लिया आपने कि 5,000, आगुड़े कर दिया आप 1,000,
तो ये आपका क्या निकल आएगा, 1000 करोगे तो आपका निकल आएगा ये अशोधित जन्म दर निकल आएगा। क्लियर। अब देखिए हम लोग जान लेते हैं अशोधित जन्म दर हमारा हो गया। अब हम प्रजनन अनुपात या शिशु स्त्री अनुपात देख लेते हैं। ये क्या होता है, फर्टिलिटी रेशियो और इसे हम कहते हैं चाइल्ड वुमेन रेशियो, ये दोनों एक ही चीज है। अब प्रजनन अनुपात क्या होता है, इसमें बराबर क्या होता है, 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की कुल संख्या बटे होता है इसमें प्रजनन वायु वर्ग की स्त्रियों की कुल संख्या। तो देखिए ये जो होता है ना, ये होता है आपका, आप 15 से 49 पढ़े होंगे, ये मानक होता है। ठीक है, इसके बीच में जो चीजें औरतें जन्म लेती हैं, जो जन्म देती हैं, बच्चों को जन्म लेते हैं उनके कोख से लड़के, उनको लिया जाता है, क्योंकि औरतें इस बीच में अपने बच्चे का जन्म करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि 5 वर्ष से कम आयु के शिशु जो है की संख्या हो गई। मान लो 5 वर्ष से आयु की 50,000 शिशु हो गए। यहाँ पर 50,000 बटे हमने किया क्या कि हमने 15 से 49 साल की औरतें ले लिया। ठीक है, यहाँ पर अगुणे कर दिया 1000। ठीक है, यहाँ पर 1000 कर दिया, तो हमारा क्या निकलेगा, प्रजनन अनुपात। तो ये आप क्लियर हो गए होंगे। डिफिनेशन आपको याद रखना बहुत जरूरी है, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। फिर से हम सामान्य प्रजनन दर अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये जरूरी है। सामान्य प्रजनन दर, जनरल फर्टिलिटी जो रेट है, ये क्या है, तो सामान्य प्रजनन दर बराबर क्या होता है, 1 वर्ष में सजीव जन्मों की कुल संख्या, कितना जन्म लिए हैं 1 वर्ष में, बटे प्रजनन वायु वर्ग की स्त्रियों कुल संख्या, वही 15 से 49 साल ले लीजिए जो नेशनल मानक है अंतरराष्ट्रीय। ये स्त्रियों की एज है, इस एज में अपने बच्चों को जन्म देती हैं। तो 1 वर्ष में सजीव जन्मों की कुल संख्या जो हो गया, अब बटे आपका हो गया प्रजनन आयु वर्ग की 15 से 49 आयु वर्ग की स्त्रियों की कुल संख्या गुणे आपका हो गया यहाँ पर 1000। इससे हमारा समान प्रजनन दर निकल आता है। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा है कुल प्रजनन दर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा टोटल फर्टिलिटी रेट भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो कुल प्रजनन दर क्या होता है, तो कुल प्रजनन दर बराबर होता है आयु विशिष्ट जन्म दरों का योग, ये हो गया। उसके बाद से आयु वर्गांतर, तो इसमें आप देखिए आयु वर्गांतर वही आ जाएगा आपका 49 वाला, 15 से 49। आयु विशिष्ट जन्म दरों का योग गुणे आयु वर्गांतर बटे आपका हो गया 1000। ये क्या हो गया, कुल प्रजनन दर का डिफिनेशन हो गया। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये जो इसके ये शब्द है ना, ये पूछे गए हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। मैं आप सभी से कहता हूँ ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी है इसे याद रखना। मैं देखिए आसानी से इस चीजों को मैंने आपको बता दिया, अब जैसे भी आप लोग इसे याद रखिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि आगामी एग्जाम में चीजें ऐसे उठा के पूछ ली जाती है, अब आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे, समस्या हो जाएगी। अब चलिए हम लोग विश्व में प्रजननता जो प्रतिरूप है, फर्टिलिटी पैटर्न इन द वर्ल्ड 2025 के अनुसार देखते हैं, ये बहुत जरूरी है। ये देखिए वर्ल्ड वाइड जो टोटल फर्टिलिटी रेट है पूरे विश्व में, जिसे हम शॉर्ट में TFR कहते हैं, ये 2.2 है। इंडिया क्या है, ये 1.9 आ गया है। ये 2025 के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ये जो डाटा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंडिया का 1.9 आ गया, पूछा जाता है। और वर्ल्ड का क्या है, पूरे विश्व का TFR 60 में पूछा जाता है, 2.2 है। महाद्वीपों के अनुसार कुल प्रजनन दर देखा जाएगी, किस महाद्वीप में कितने जन्म दर हैं 2025 के अनुसार, कितने प्रजनन हो रहे हैं। तो देखिए अवरोही क्रम में देखा जाए, मतलब सबसे ज्यादा सबसे कम की ओर, सबसे ज्यादा से, मैं हमेशा बोलता हूँ याद रखिएगा, पूछा जाता है सबसे ज्यादा से सबसे कम की ओर। ठीक है, ये क्या है, पहला पाता है अफ्रीका महाद्वीप, दूसरा पर ओशिनिया, तीसरा पर हमारा एशिया, चौथा पर दक्षिणी अमेरिका एवं कैरेबियन, पांचवा पर उत्तरी अमेरिका, छठवां पर यूरोप। ये जो है महाद्वीपों का श्रृंखला है और वही क्रम में। चलिए मैपिंग के अनुसार भी इसे देख लेते हैं ग्लोबली और इंडिया में भी। तो ये पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, मैं इसीलिए आपको मैप से दिखा रहा हूँ। तो देखो पहला पर अफ्रीका, ये हमारा अफ्रीका हाई एफ, यहाँ पर TFR है, देखो यहाँ पर ये हो गया पहला पर। ठीक है, दूसरा पर हमारा हो गया ओशिनिया,
तो ओशिनिया जो हमारा ये हो गया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का हिस्सा, दूसरा पे यहाँ पर जन्म दर। ठीक है, एशिया तीसरा हो गया, ये हमारा पीला वाला भाग। चौथा पर अमेरिका एवं कैरेबियन, तो ये हो गया पूरा चौथा पर। ठीक है, ये चौथा पर। पांचवा पर हमारा उत्तरी अमेरिका, तो पांचवा पर ये हो गया उत्तरी अमेरिका, यहाँ जन्म दर पांचवा स्थान। यूरोप सबसे नीचे आ गया जन्म दर में। ठीक है, अब इसमें जापान भी आ जाता है, ग्रीनलैंड भी आ जाता है, तो ये हमारे छठवां पर। क्लियर। तो ये हो गया TFR। और यहाँ पर भारत का मैं दिखा रखा 1.9 मैप में, कि भारत का जो है पूरे राज्य में 1.9 की दर से अगर औसत देखोगे, ये आपका प्रजनन दर है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक आपका। अब भारत में जो है राज्य वाइज देखिए प्रजनन दर देख लेते हैं, और 2011 के अनुसार अशोधित जन्म दर क्या है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग भारत का, तो भारत में हमारा जो है प्रजनन दर, ये देख लीजिए। भारत में अशोधित जन्म दर जो है 2011 के अनुसार अगर देखा जाए, ये 22,000 है। ठीक है, 2011 के अनुसार। तो ये डाटा पूछा नहीं गया, मैं बस ऐसे रैंडमली डाल दिया हूँ। आप लोग इसे ध्यान नहीं रखेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि बहुत पुराना है और पूछा नहीं गया। अब आपको ये हाईएस्ट बर्थ रेट याद रखना है, किस राज्य में कितना है, 2010 के अनुसार। ठीक है, अब 2010 के अनुसार कितना है, देखो यहाँ पर आप लोग, महाराष्ट्र पहला पर है, यहाँ पर बर्थ रेट ज्यादा है। फिर से उत्तर प्रदेश दूसरा पर, तीसरा पर अरुणाचल प्रदेश, चौथा पर मध्य प्रदेश। क्लियर हो गया। 2010 के अनुसार ये डाटा है, क्योंकि भारत के जो मानक है 2010 के अनुसार है। अब बीमारू स्टेट देख लेते हैं, इसी में लगे हाथ। बीमारू स्टेट में देखो पहला प्रांत हमारा जो है बिहार, तो ये हमारा बिहार हो गया, बीमारू नाम ही है बिहार से। फिर से आपका आ गया यहाँ पर मध्य प्रदेश दूसरा पर, तीसरा पर आपका राजस्थान, चौथा पर आपका उत्तर प्रदेश। ये पहला पर बीमार पड़ता है राज्य में बिहार, दूसरा पर मध्य प्रदेश बीमार पड़ता है, तीसरा पर राजस्थान, चौथा पर उत्तर प्रदेश। ये बीमारू राज्य में आते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर आपका। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रजननता निर्धारण के कारण, मतलब जो फर्टिलिटी निर्धारण के कौन कौन से कारण है, कैसे फर्टिलिटी जो है अच्छा हो जाती है, ये कौन कौन से ऐसे कारक है जो प्रभावित करते हैं जिससे फर्टिलिटी जो है नियंत्रित होती है। तो समस्त कारक को जानेंगे। और ये देखिए पूरा माइंड मैपिंग ये डायग्राम है, तो हम ऊपर चलते हैं, थोड़ा इसको विधिवत रूप में देखते हैं। तो देखिए ये प्रजननता निर्धारण के जो कारक हैं टोटल आपके यहाँ पर मोटा मोटी देखा जाए तो पहला जननांगी कारक पहला पर, दूसरा पर हमारा आर्थिक कारक, तीसरा पर हमारा जो है मनोवैज्ञानिक कारक, चौथा पर राजनीतिक कारक, पांचवा पर हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, और छठवां पर हमारा जो है जैविक कारक। तो ये मोटा मोटी आप प्रजननता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग फर्टिलिटी, जिससे प्रजनन प्रभावित होते हैं, ये याद रखिएगा। अब इसके अंदर भी जान लेते हैं कि जननांगी कारक के अंदर क्या क्या है जो प्रजनन को प्रभावित करते हैं, जन्म दर को प्रभावित कर देते हैं। प्रजनन जन्म दर की कोई भी वुमेन कोई चाइल्ड को जन्म दे रही है, तो उसको क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है, या क्या क्या समस्याएं को हटा दिया जाए तो उनकी सुविधाएं में कन्वर्ट हो जाती है वो समस्याएं, तो उनका प्रजनन दर अच्छा रहता है। यही हम इसमें पढ़ेंगे जानेंगे। तो जैसा कि पहला पर हम देख लेते हैं यहाँ पर जननांगी में, तो देखिए हमारा जननांगी कारक में पहला पर मैं आपको गिनाया था, जैसे आयु होता है। एक आयु में देखा जाए अगर आप शादी करते हो तो उस स्त्री की दशा अच्छी होती है। फिर से उनका जेंडर जो होता है प्रभावित करता है, वैवाहिक स्तर कैसा है ये भी प्रभावित करता है, प्रवास कितने वो कर रही है ये भी प्रभावित करता है, नगरीकरण अर्बनाइजेशन कितना है, ये सब जननांगी कारक है जिससे हमारा प्रजननता प्रभावित होता है। ठीक है, नगरीकरण की सुविधाएं कितनी अच्छी हैं, तो ये प्रभावित करते हैं। फिर आर्थिक कारक में देखिए परिवार की आय कितना है, जीवन स्तर कितना है, व्यवसाय, फिर से आहार की प्रकृति, ये सारे क्या है आपके प्रजननता। कोई वुमेन को ये चीजें सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं या नहीं प्राप्त हो पा रही हैं, तो भी उनको समस्याएं होंगी। मनोवैज्ञानिक कारक में देखा जाए तो इसमें देखिए आपके दिमाग की धारणा क्या है, विचार क्या है। ठीक है, किसी भी आप प्रेगनेंसी में है तो भी आपके चाइल्ड पर असर पड़ता है। राजनीतिक कारक में सरकार की नीतियां कितनी अच्छी हैं। अभी देखो आप लोग भारत में जो है लगभग 2 चाइल्ड अगर पॉलिसी के अनुसार देखा जाए, तो अगर आप किसी भी गर्ल्स को जन्म देते हैं, किसी भी शिशु में
अगर लड़की पैदा होती है तो उसको पैसा मिलता है और एजुकेशन के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन के लिए इसलिए और पैसा इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा भ्रूण हत्या हो रहा था, पेट में ही लड़कियों को मारा जा रहा था। तो इसलिए सरकार की नीतियों में चीज आई कि ये उत्साहित किया गया किसी भी औरत के परिवार को कि उनके यहाँ पर लड़कियां पैदा होंगी तो उनको पैसा दिया जाएगा और शिक्षा जो है उनको बेहतर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, लिंगानुपात में डिफरेंस कम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक कारक में ये भी प्रभावित करता है, जैसे कि विवाह के प्रति दृष्टिकोण, उसकी आयु क्या है, परिवार नियोजन के प्रति दृष्टिकोण, किसी किसी भी परिवार में जो परिवार नियोजन के रूल आए हैं वो कैसे फॉलो होते हैं, क्या सोचते हैं वो लोग, एजुकेशन का स्तर क्या है उस परिवार में, वुमेन का, स्त्रियों की दशा क्या, स्टेटस क्या है, डिजायर फॉर सन्स, पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा, जिसको इसी सरकारी नीति में दिखाया गया कि पुत्र भी प्राप्त हो या आपका गर्ल्स भी प्राप्त हो, दोनों ठीक है, बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर से धार्मिक विश्वास, जातीय संरचना, ये सारी चीजें क्या है, ये सामाजिक सांस्कृतिक कारक है। ये आप मोटा मोटी से याद रखिएगा। ये कारक पूछते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक में प्रजननता को प्रभावित करने वाले कौन से हैं, तो ये सारे कारक हैं, ये कारक ही पूछे जाते हैं। अब इसके अंतर्गत मैं आपको बताया हूं, जैसे कि देखिए धार्मिक विश्वास में बहुत सारे रिलीजियस में आप लोग देखेंगे लड़कियों को माना जाता है ज्यादा, किसी में लड़कों को ज्यादा माना जाता है। तो अलग धर्म की अलग दृष्टिकोण अपनी अपनी है, लेकिन सरकार की नीतियां क्या है कि लिंगानुपात डिफरेंस ज्यादा ना हो, इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि लड़कियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जाति संरचना में देखिए बहुत सारे जाति के लोग अलग अलग रवैया रखते हैं, पुत्र प्राप्ति के हिसाब से, फिर से लड़की प्राप्ति के हिसाब से ना। तो ये सारे क्या है, प्रजननता को प्रभावित करने वाले कारक है। ये मोटा मोटी आप लोग ये याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये हेडिंग ही पूछे जाते हैं। आपको जो डिफिनेशन पूछे जाएंगे उसको मैंने बता दिया, जो हेडिंग पूछे जाते वो मैं बता रहा हूँ। जैविक कारक में प्रजाति, स्त्री की प्रजननता क्षमता और सामान्य स्वास्थ्य क्या है, ये जैविक कारक है। इससे भी हमारे जो है प्रजननता प्रभावित होती है स्त्री का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कारक जो है प्रजननता को प्रभावित करने वाले कारक ये पूर्ण होते हैं। ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा कि प्रजननता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। मोटा मोटी जननांकीय, आर्थिक, ये सारे मैंने आपको बता दिया, उसके अंदर भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते अपने वीडियो में और बारीकी से और भी जो इसके पॉइंट वो जानते हैं। भारत में, ये तो विश्व का हमने जाना, अब भारत का देख लेते हैं। भारत में जो प्रजननता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो देखिए इसमें पहला कारक हो गया आपका विवाह की व्यापकता, दूसरा हो गया विवाह की आयु, ठीक है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा हमारा हो गया ये आर्थिक क्रियाओं में स्त्रियों की संलग्नता, ठीक है, चौथा हमारा हो गया पुनर्विवाह, पांचवा हो गया हमारा परिवार की आर्थिक जो है स्थितियां, यहाँ पर छठवां हो गया धार्मिक एवं जाति संरचना, सातवां हो गया शैक्षिक स्तर, आठवां हो गया पुत्र जन्म को प्राथमिकता, ये भारत का है। फिर से नौवां हो गया समाज में स्त्रियों का जो है ये दशा, दसवां हो गया सरकार की नीतियां क्या हैं, और 11वां हो गया परिवार नियोजन, ये हमारा, ये सारे हैं भारत में प्रजननता को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। तो पहला विवाह की व्यापकता, देखिए ये पहला है जो प्रजननता को प्रभावित करती है। देश में देखेंगे विवाह की एक एज है, एक मानक माना गया है, उसके अंतर्गत इसको जानकारी होनी चाहिए किस एज में, किस देश में, और अपने भारत में है तो भारत की बात करें तो आपको कम से कम 21 साल एज में आपको शादी करनी है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इससे कम करेंगे तो आपको जेल हो जाएगी, ठीक है, ये जेल हो जाएगी इससे कम में आप करेंगे तो। अब तो रूल चेंज हो गया है। विवाह की आयु देखो यहाँ पर बता ही दिया, 21 वर्ष पुरुष और लेडीज दोनों होने चाहिए। फिर से यहाँ पर आता है तीसरा में आर्थिक क्रिया में संलग्नता, तो देखिए ये भी प्रभावित करता है। क्यों, देखिए आप लोग कि अगर कोई औरत, कोई भी लेडीज किसी मॉल में काम करती है, किसी ऑफिस में काम करती है, अगर उस पेट से हैं, उनका मतलब प्रेगनेंसी है, तो क्या होगा कि प्रेगनेंसी के समय में आप लोग देखेंगे कि उनको जॉब से लगभग भारत में, खासकर भारत में, कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। मतलब उनको ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है
छोटे छोटे जो मॉल होते हैं उसमें उनको या तो निकाल दिया जाता है कि आप जाइए अपना ये समाप्त कीजिए, उनको सैलरी नहीं दी जाती है और उनको अब उनका जॉब से निकाल दिया जाता है। इसीलिए देखेंगे ज्यादातर औरतें जो होती हैं जॉब में जब रहती हैं तो बच्चा नहीं चाहती हैं, तो इससे भी क्या होता है, हमारा जो है प्रजननता प्रभावित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार को काम करना चाहिए, इस पॉलिसी में सुधार लाना चाहिए, जो भी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर की, उनको ये रूल हटाना चाहिए क्योंकि अगर कोई जॉब के तहत ही लड़की जो शादीशुदा प्रेग्नेंट हो गई तो उनको ये जरूर थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है, जॉब उनकी नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे इसके बाद से पुनर्विवाह विधवा पुनर्विवाह भी जो है एक फैक्टर है, पुनर्विवाह विधवा जो भारत में प्रजननता को प्रभावित करने का कारक है। अब तो ज्यादा अच्छा हो गया कि शादियां हो जा रही हैं, पहले तो ये बहुत समस्याएं थी भारत में। अभी बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ विधवा पुनर्विवाह को लेकर लोग भी समस्या में रहते हैं, संकोच करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, ये भी फैक्टर होता है क्योंकि हमारे घर में खाने पीने की चीजें, पैसा, ये सारी चीजें प्रभावित करती है। फिर से हमारा धार्मिक और जातीय संरचना, किस हम धर्म को विश्वास करते हैं और हम किस कास्ट बिलोंग करते हैं, वो भी हमारे जो है प्रजननता को प्रभावित करती है। अलग अलग जाति धर्म के लोग अलग हिसाब से अपने जो है चाइल्ड को, मान लीजिए ज्यादा अगर पढ़ा लिखा, देखिए जैसे कि अपने देश में थोड़ा उच्च कास्ट के लोग हैं तो उसमें क्या है कि थोड़ा शिक्षा ग्रो है तो वो लोग 2 ही चाइल्ड पॉलिसी अपनाते हैं, 2 लड़के हो गए हैं वहां पे इनफ। लेकिन कम पढ़े लिखे हैं, थोड़ा देखेंगे आप लोग, मतलब शिक्षा का स्तर कम है और थोड़ा निम्न जिस कास्ट से आते हैं तो वहां पर देखेंगे ज्यादा लोग विचार नहीं करते हैं और 4-5 चाइल्ड अपना पैदा कर लेते हैं। तो ये भी एक तरह से प्रजननता को प्रभावित करने का कारक है। जाति संरचना जो है और धार्मिक दशा भी प्रभावित करती है। शैक्षिक स्तर भी आपका जो है प्रभावित करता है। एजुकेशन अगर नहीं, वही मैं यहाँ पर बात कर रहा था, तो भी आपका प्रॉब्लम होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि हमको अपने दयनीय दशा को कैसे चलाना चाहिए, कितने हमारे चाइल्ड होने चाहिए। फिर से हमारे जो है पुत्र जन्म को प्राथमिकता, ये भी प्रभावित करता है। इसके चक्कर में बहुत सारी लड़कियां मारी जाती हैं गर्भावस्था में ही, तो ये भी एक प्रभावित करने का कारण है। समाज में स्त्रियों की दशा, अगर समाज में पुरुषों जितना ही वैल्यू स्त्रियों को नहीं दी जाएगी तो स्त्रियां भी प्रजनन दर देते हुए एक्सपायर हो जाएंगी, क्योंकि उन पर बोझ डाल दिया जाता है लड़का पैदा करने के लिए। कि समाज में स्त्रियों की दशा भी अच्छी रखनी होगी, ये भी प्रभावित करता है। जितना पुरुष को मान्यता होना, स्त्रियों की मान्यता होनी चाहिए। फिर से सरकार नीतियां भी बहुत सारी आई हैं, तो इसमें प्रजननता को बढ़ावा देने के लिए देखा जाए, इस खासकर अभी मैं पीछे तुलना किया था, विश्व में भी, भारत में बता रहा हूँ कि यहाँ पर लड़कियों को बढ़ावा दिया जा रहा है शिक्षा में। क्यों? क्योंकि लड़कियों को अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो लिंगानुपात हमारा सही होगा, ये भी प्रभावित करता है। परिवार नियोजन भी एक अच्छी सुविधा है, एक समय के बाद आपको इस पॉलिसी को अपनाना चाहिए। ये भी हमारे जो है प्रजननता को प्रभावित करने का एक कारक है। ठीक है, तो ये भारत की पॉलिसी हो गई, भारत की प्रजननता को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, इसे आप ध्यान दे सकते हैं, देना भी चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये चीजें पूछी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक को लेकर। प्रजननता हमारा खत्म हो गया विश्व और भारत में। अब मोर्टेलिटी जो मृत्यु होती है, मतलब प्रजनन कोई लेते, कोई जन्म ले रहा तो मरेगा ही मरेगा। अब ये पूरे पूरे जो है इसके जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, उसको देख लेते हैं। इसमें इसमें भी देखिए, जैसे अशोधित जन्म जाए तो इसे अशोधित मृत्यु दर भी आता है, सेम वही है कंसेप्ट। तो देखो यहाँ पर हम लोग देखें, अगर अशोधित मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ठीक है, मातृ मृत्यु दर और आय विशिष्ट मृत्यु दर, तो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो देखो पहले हम जानते हैं अशोधित मृत्यु दर जो है, क्रूड डेथ रेट क्या होता है। तो ये क्या है, मृत्यु की कुल संख्या बटे मध्यवर्ती, वही देखो जैसे जन्म दर था वही सेम है, बस इसमें मृत्यु मृत्यु वाले ऑप्शन आ जाएंगे, वहां जन्म दर था मृत्यु, तो मृत्यु की कुल संख्या बटे मध्यवर्षी, मतलब एक साल में छठवें महीना ले लो तो मध्य वही होगा, छठवां महीना, तो मध्यवर्षी वाल की कुल जनसंख्या, तो मध्यवर्षी कुल जनसंख्या क्या है, और फिर से आपका यहाँ पर ले लो 1000, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, अशोधित मृत्यु दर। तो मान लो यहाँ पर मृत्यु की कुल संख्या क्या है, कितने मरे हैं, मान लो 1000 लोग, ठीक है,
अब बटे हम कर दें मध्य वर्षीय कुल जनसंख्या क्या है, माफ करना 500 ही ले लो, अगुड़े हम यहाँ पर कर देते हैं ये 1000। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, अशोधित मृत्यु दर निकल आएगा। क्लियर, ये हो गया इसका डिफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं, शिशु मृत्यु दर देख लेते हैं। जो पूछे जाते हैं वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। शिशु मृत्यु दर में हम क्या देखते हैं कि वही सेम चीज यहाँ पर, किसी वर्ष में या एक वर्ष में कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या है। किसी वर्ष में ले लो, किसी वर्ष, कोई वर्ष हो सकता है, तो कोई वर्ष में हम एक वर्ष से कम आयु के, मान लो एक कोई साल ले लो 2011, 2020, 2025 का, उसमें एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या जो एक वर्ष से कम है, ठीक है, बटे इसी वर्ष में सजीव जन्मों की कुल संख्या। तो मान लो हमने 2025 में क्या किया, एक आंकड़ा लिया 2025 में, और हमने देखा कि 2025 में एक वर्ष से जो कम आयु के शिशु हैं वहां पर मरे हैं मान लो 100। हमने लिया इसी वर्ष में सजीव कितने लिया, मान लो 150। ठीक है, अब गुणे कर दिया यहाँ पर 1000, तो इससे क्या हमारा निकल आएगा, शिशु मृत्यु दर हमारा निकल आएगा। क्लियर। अब देखो मातृ मृत्यु दर क्या होता है, ये देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, प्रसव मतलब जन्म देते समय, प्रसव क्या होता है, जन्म देते समय महिलाएं जो होती, तो याद रखना प्रसव का मतलब प्रसव कारणों से माताओं की कुल मृत्यु संख्या, मतलब जन्म देते हुए महिलाएं कितनी जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, बटे जीवित जन्मों की कुल संख्या। तो ये हो गया आपका गुणे हमारा, यहाँ पर लेते हैं 10,000। तो जो महिलाएं जन्म दे रही हैं बटे जीवित जन्मों की कुल संख्या क्या है, इसमें देखा जाता है हमारा मातृ मृत्यु दर निकाला जाता है, बट गुणे हम करते हैं 10,000। ये हो गया। ये भी मतलब एक दो बार पूछा गया, तो इसे आप देख सकते हैं। लेकिन शिशु और क्रूड जो ऊपर वाला है उसे आप लोग याद रखिएगा, वो पूछा गया बहुत बार। आय विश्व मृत्यु दर निकालने के लिए, तो इसमें क्या होता है कि विशिष्ट आयु वर्ग में कुल मृत्यु की संख्या, किसी विशिष्ट आयु वर्ग में क्या होता है, कुल मृतकों की क्या संख्या है, अब बटे हम विशिष्ट आयु वर्ग की कुल जनसंख्या गुणे हम क्या कर देते हैं यहाँ पर 10,000। तो इससे हमारा क्या निकल जाता है, हमारा आयु विशिष्ट मृत्यु दर निकल आता है। ठीक है, एक एज स्पेसिफिक जो है मृत्यु रेशियो क्या है, इसे हम निकालने के लिए, तो ये याद रखिएगा, आयु विशिष्ट लिखा तो यहाँ पर जब भी आएगा आपको प्रश्न में मिलान कालम में विशिष्ट आयु वर्ग लिखा आएगा। ठीक है, तो आयु विशिष्ट वर्ग लिखाएगा, इसे सब पकड़ लीजिएगा, क्योंकि भैया ये आयु विशिष्ट मृत्यु दर का ये परिभाषा पूछ रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पर, यहाँ तक आपका क्लियर मैंने करा दिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कुछ त्रुटियां अगर हुई हो तो यहाँ पर माफ कीजिएगा, वैसे मैं करता नहीं हूँ, अगर हुआ हो तो भाई मैं भी इंसान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, मातृत्व के निर्धारक तत्व। अब ये देखिए, जो मृत्यु दर के निर्धारक तत्व क्या है, ये कैसे निर्धारण होता है, क्योंकि जो है ये इंसान ये चीजें समस्याएं हैं तो उनकी मृत्यु लगभग कंफर्म हो जाती है। तो देखिए ये कौन कौन से कारक हैं, देख लेते हैं हम लोग। अब देखा जाए यहाँ पर निम्न कारक आते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने डायग्राम को जैसे आपको समझाया है ये सारी चीजें। अब देखिए यहाँ थोड़ा डायग्राम को ऊपर करते हैं, ऊपर से थोड़ा सा यहाँ तक। ठीक है, अब देखो यहाँ तक जो कारक हैं ये मात्रता को प्रभावित करते हैं। देखिए कैसे, देखिए ये इंटरनल फैक्टर है, ठीक है, ये बाय फैक्टर है जो मृत्यु दर को प्रभावित करते हैं। पहला, मृत्यु दर आंतरिक में एज आपका डिसाइड करता है, फिर से आप जेंडर के हिसाब से भी डिसाइड करता है, फिर आनुवंशिक रोग डिसाइड करता है, फिर से आपका असाध्य शारीरिक रोग कोई है, फिर से आपका कोई भी संचरण तंत्र की बीमारियां हैं, कोई भी आपका अंदर की बीमारियां वो डिसाइड करता है। ये क्या है, इंटरनल फैक्टर हैं जो है, इसे बायोलॉजिकल फैक्टर कहा जाता है। ये सारे, ये पांचों हैं, ये सारे के सारे आपकी समस्याएं हैं तो आपकी लगभग क्या होती है, एक एज में आपको मरना है, किसी भी आप लिंग में जन्म लिए तो भी मरना, अगर आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, तब भी आपकी डेथ होगी एक समय बाद, फिर से असाध्य शारीरिक रोग तब भी, और फिर से वही बताया हूं कि आंतरिक कोई बीमारियां हैं, हार्ट की, लीवर की, तब भी आपको समस्याएं होंगी, आपकी मृत्यु आनी है। बाह्य कारक में देख लिए, पर्यावरण प्रदूषण से भी आपके जो मृत्यु दर बढ़ जाती है, संक्रमण रोग से भी बढ़ जाती है, जैसे कोविड आया था, फिर से
तापमान में परिवर्तन, हुसड़ लहर से ज्यादा तापमान है, देखिएगा वहां पर भी बहुत लोग बीपी हाई हो जाता है, समस्याएं होने लगती हैं, फिर से बाढ़ से भी मृत्यु हो जाता है, सूखा पड़ जाता है तब भी, भूकंप आ जाते हैं आपके तब भी, ज्वालामुखी उद्गार से भी आप देखेंगे लोगों की डेथ होती है। ये सारे क्या है, बाह्य कारक है। तो ये मात्रता मृत्यु को निर्धारित करने वाले कारक है। इन कारकों से, इंटरनल और बाह्य कारकों से भी मृत्यु दर प्रभावित होता है, मृत्यु दर बढ़ते हैं और घटते हैं। इसकी सुविधाएं बढ़ा देंगे, जैसे कि देखिएगा जापान में एज जो है बहुत ज्यादा हो जाता है तब लोग मरते हैं, आनुवंशिक रोग वहां पर कम होता है क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजी ज्यादा है, असाध्य शारीरिक रोग है तब भी वहां पर टेक्नोलॉजी की सुविधा से वो लोग जी पाते हैं। तो ये कुछ है, इसमें बदलाव कर देते हैं, हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं। पर्यावरण प्रदूषण अच्छा है, अब दिल्ली में लोग की अपेक्षा अदर राज्य में देखेंगे तो लोग ज्यादा समय तक सर्वाइव करेंगे फेफड़े से, दिल्ली में कम सर्वाइव करेंगे। जहाँ संक्रमण रोग ज्यादा है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी ज्यादा है, वहां भी लोग ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। अगर संक्रमण रोग कितना भी हो रहा है, टेक्नोलॉजी अच्छी खासी से लोग उससे, उस बीमारी से पार पा जाते हैं। तापमान ज्यादा है, अगर सुविधाएं अच्छी खासी हैं तब भी लोग वहां पर अच्छे खासे सर्वाइव कर जाते हैं। बाढ़ में भी अगर बचाया जाता है बहुत सारे लोगों को टेक्नोलॉजी के कारण ही। मतलब हम क्या करते हैं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुविधाएं अगर हम लोग विकसित हो जाते हैं, विकास जहां पर हो जाता है तो वहां पर इस चीजें से हम निजात पा सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक जो आपदा होती है, अगर आपकी मृत्यु तय है तो कितनी भी सुविधाएं भी एक निश्चित है कि आप मरेंगे जरूर, कोई बचा नहीं सकता। क्लियर हो गया यहाँ तक आपके पॉइंट? ये मात्रता के कारक है जो प्रभावित करते हैं मृत्यु को। थोड़ा हम इसमें सुविधाएं देकर इसको हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु तो आनी निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता। क्लियर? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो में और नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं। विश्व में मात्रता प्रतिरूप क्या मतलब, वर्ल्ड में जो है मृत्यु दर क्या है और प्रति हजार कितने लोग मर रहे हैं, ये देख लेते हैं हम लोग। तो देखा जाए अगर मोटा मोटी, तो अशोधित मृत्यु दर प्रतिरूप में क्रूड डेथ रेट पैटर्न में देखा जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो डाटा है यूनाइटेड नेशन की नवीनतम रिपोर्ट जो आई है 2024 का वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट का, इसमें देखा जाए अन्य प्रमुख जनसांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार विश्व के अशोधित मृत्यु दर जो है, जो जिसे कहा जाता है इंग्लिश में क्रूड डेथ रेट, वर्तमान में लगभग 7.6 से 7.8 प्रति आपका हजार व्यक्त किया गया है जो मृत्यु दर है। क्लियर? इतना आपका है विश्व में अशोधित मृत्यु दर। ये आप लोग वर्तमान में 2024 के अनुसार क्लियर हो गया। अब देखिए अशोधित मृत्यु दर उच्चतम देश में देखा जाए कि सबसे ज्यादा अवरोही क्रम में कहाँ होता है, सबसे ज्यादा लोग कहाँ मरते हैं, मैपिंग से हम लोग देखेंगे। थोड़ा देश का नाम देख लेते हैं, उसको मैपिंग से देख लेंगे। यूक्रेन में, लिथुआनिया में, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है इसलिए यहाँ पर लोग ज्यादा मर रहे हैं। ठीक है, सर्बिया में, लातविया में, रोमानिया में, ये सारे एरिया में लोग। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये सर्बिया, यहाँ रोमानिया, लातविया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए चूंकि सुविधाएं ज्यादा है लेकिन लोगों का जन्म दर कम हो गया तो बूढ़े हो रहे हैं लोग, मरे जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे। तो यूक्रेन में तो युद्ध के कारण लोग मर रहे हैं। तो उच्च मृत्यु दर अगर देखा जाए तो 2025 के अनुसार यूक्रेन में सबसे ज्यादा है, लिथुआना, सर्बिया, लातविया, रोमानिया, ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अशोधित मृत्यु दर निम्न देश जो है आरोही क्रम, आरोही मतलब सबसे कम कहाँ पर है, तो देखिए सबसे कम यूएई में है, कतर में है, कुवैत में, ओमान में, बहरीन में, मालदीव में। तो सबसे कम यूएई में, उसके बाद से कतर में, उससे अगर देखा जाए तो सबसे पहला पर आता है यूएई। यूएई में सबसे कम लोग मर रहे हैं इस समय। उसके बाद से उससे थोड़ा ज्यादा कतर में मरते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा कुवैत में, उससे ज्यादा ओमान में, उससे ज्यादा बहरीन में, उससे ज्यादा मालदीव में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो सबसे कम आरोही क्रम मृत्यु दर। हाईएस्ट जो है हमारे यहाँ पर क्रूड डेथ वाले में देखिए यूक्रेन आ गया है यहाँ पर, ये यूक्रेन हमारा हो गया पहला पर। यहाँ पर लिथुआनिया यहीं पर सटे हुए है, सर्बिया जस्ट इसके नीचे है, देखेंगे लातविया, फिर से जस्ट, ये सारे जो है कंट्री जो है, ये पूरे पूरे ये हमारे जो है, ये रोमानिया, ये सारे के सारे ये कंट्री हैं। यूक्रेन, लिथुआनिया, सर्बिया, लातविया, रोमानिया, ये सारे हो गए। ये हाईएस्ट यूक्रेन में, इसीलिए ज्यादा ये गाढ़ा है, सबसे ज्यादा। फिर से लोवेस्ट में देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये हो गया लोवेस्ट में हमारे जो हो गए, जो मृत्यु दर किस देश में, यूएई में सबसे
कम है, ये यूएई हो गया हमारा, बिंदु में दे दिया कतर, हमारा कतर भी यहीं बगल में है यहाँ पर। फिर से हमारा कुवैत, कुवैत यहीं पर बगल में है, छोटा बहुत ज्यादा है। फिर से हमारा कुवैत के बाद ओमान आ गया, ओमान के बाद से ये सारे अरबियन कंट्री है, ठीक है। फिर से हमारा ओमान के बाद से बहरीन, बहरीन यहाँ पर देख लीजिए। फिर से हमारा मालदीव, ठीक है, यह मालदीव हो गया। तो ये टोटल क्या होगा, लोएस्ट मैपिंग के अनुसार हमने देख लिया कि कहाँ पर ये देश है विश्व में। ये हो गया हमारे हाईएस्ट मृत्यु दर और लोएस्ट जो है मृत्यु दर वाले देश। अब चलिए हम लोग शिशु में देख लेते हैं, शिशु मृत्यु दर प्रतिरूप में। ये हमारा यहाँ से देखेंगे हम लोग शिशु मृत्यु दर वाले जो लोएस्ट देश है, हाईएस्ट देश है। तो देखो अवरोही क्रम में देखा जाए सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु कहाँ होता है, अफगानिस्तान में। तो ये हमारा अफगानिस्तान हो गया, क्लियर। फिर से सोमालिया में, सोमालिया, फिर से केंद्र अफ्रीकी गणराज्य में, इक्वेटोरियल गिनी में और सेरा लियोन में। ये अफगानिस्तान पहला पर, दूसरा सोमालिया, तीसरा केंद्रीय अफ्रीका ये हो गया, ठीक है। इक्वेटोरियल गिनी हमारा यहाँ पर हो गया, ये हो गया इक्वेटोरियल गिनी। उसके बाद से पूछा है नेक्स्ट है सिएरा लियोन, तो ये हमारा सिएरा लियोन हो गया, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ये रैंक हो गया 2025 के अनुसार। ये सबसे ज्यादा यहाँ पर लड़के छोटे छोटे मरते हैं। अब देखिए देख लेते हैं कि सबसे लोवेस्ट जो है, जो डेथ रेट हुई है लड़कों में, छोटे छोटे बच्चों में, किस देश में है। तो पहला सिंगापुर हो गया, हमारे जो है एशिया महाद्वीप में ही आता है। दूसरा पर आइसलैंड हो गया हमारा यहाँ पर, और तीसरा पर हमारा जापान हो गया यहाँ पर, तीसरा पर। चौथा पर फिनलैंड हो गया, ये फिनलैंड का एरिया हो गया चौथा पर। अब पांचवा पर हमारा एस्थोनिया हो गया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो हो गए। तो नेक्स्ट हमारा है जीवन प्रत्याशा। इसे हम देख लेते हैं कि लोग ज्यादा जीते कहाँ पर है। 2025 के अनुसार देखा जाए तो हांगकांग, जापान, दूसरा पर, तीसरा पर दक्षिण कोरिया, चौथा पर हमारा फ्रेंच पोलिनेशिया और पांचवा पर स्विट्जरलैंड में लोग ज्यादा जीते हैं। सबसे कम लोग कहाँ जीते हैं, सोमालिया में, माली में, गिनी में, बेनी में, बुर्किना फासो में। तो इसका हम देख लेते हैं लोकेशन कहाँ पर है, सबसे ज्यादा जीने वाला, सबसे कम जीने वाले देशों की 2025 के अनुसार। यहाँ पर आपको हांगकांग, हांगकांग हो गया, हांगकांग चाइना के नाम से, जापान यहाँ दूसरा पर, तीसरा पर साउथ कोरिया यहीं बगल में ही आपका ये वाला हिस्सा। तो ये क्या है कि स्विट्जरलैंड यहाँ पर है पांचवा पर, चौथा फ्रेंच पोलिनेशिया यहाँ पर है, ये देख लीजिए। तो मैं एक बार और आपको यहाँ पर देख रहे, एक पहला हांगकांग, दूसरा पर जापान, तीसरा पर साउथ कोरिया यहीं बगल में ही, चौथा पर आपका स्विट्जरलैंड ये हो गया, पांचवा पर फ्रेंच पोलिनेशिया यहाँ पर हो गया। जो ये फ्रेंच पोलिनेशिया है ये प्रशांत महासागर में, क्लियर, द्वीप पर। तो यहाँ पर लोग क्या है कि ज्यादा जीते हैं, ठीक है। अब सबसे ज्यादा कम जीने वाले हैं, सबसे कम जीने वाले कहाँ पर है ये देख लेते हैं। तो ये हमारा जो है, यहाँ पर हम मैप से देखें सबसे कम जीने वाले लोगों में, तो देखो सोमालिया सबसे कम, पहला पर, सबसे कम यहाँ लोग जीते हैं। फिर से माली आ गया, ये दूसरा पर, ठीक है। तीसरा पर गिनी आ गया यही बगल में इसके, सबसे, इसके बाद से माली के बाद से यहाँ पर लोग ज्यादा जीते हैं। फिर से बेनिन आ गया यहाँ पर चौथा पर, और पांचवा पर बुर्किना फासो पांचवा पर है। ये आप लोग ये इतना डाटा याद रखिए, सारे के सारे लगभग लगभग क्या है, अफ्रीका महाद्वीप के ये क्या है, देश है। अब देखिए भारत में मात्रता देख लेते हैं कि भारत में लोग किस जगह पर कितना जीते हैं, ये देख लेते हैं किस राज्य में। तो भारत में देखा जाए औसतन भारत में मृत्यु दर क्या है, 2010 के अनुसार 7,000 है, 7,000 प्रति है। ये औसतन भारत का है, पूछा नहीं गया, आप लोग ध्यान दे सकते हैं। देश की सर्वोच्च मृत्यु दर जो है 25.5 है महाराष्ट्र में। ये निम्नतम मृत्यु दर जो है 3.6 है नागालैंड में। ये सब डाटा जो दिखाया जा रहा है आपको, ये जो है आपके ओल्डेस्ट 2010 के अनुसार, क्योंकि हमारे भारत में 2010-11 के करीब में जनगणना हुई थी। क्लियर आपका यहाँ तक। अब चलिए अवरोही क्रम में देखते हैं किस राज्य में जो है ज्यादा मृत्यु दर हो रही है, किस राज्य में सबसे कम हो रही है भारत में। तो भारत में पहला राज्य सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, दूसरा जो है उसके बाद से मृत्यु होती है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। आरोही क्रम में सबसे कम मणिपुर में, उसके बाद से मिजोरम में, सिक्किम में। सबसे कम मणिपुर में है, दूसरा पर मिजोरम, तीसरा पर आपका सिक्किम है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा हम देखेंगे जो मृत्यु दर है वो मध्य प्रदेश में पहला पर, दूसरा पर उत्तर प्रदेश, तीसरा हमारा छत्तीसगढ़। क्लियर, ये मैपिंग के अनुसार भी आप लोग देख लीजिए।
यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। मृत्यु दर के कारण कौन कौन से देखिए, जैसे कि निर्धनता, गरीबी है तभी मृत्यु हो गई, प्राकृतिक प्रकोप आ गया कोई तब भी, कोई रोग आ गया संक्रामक, चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है तब भी, फिर से शिक्षा कम है तब भी आपका मृत्यु दर बढ़ जाएगा। इसके बाद से देखो शिशु, आप देखोगे यहाँ पर शिशु एवं मातृ मृत्यु की अधिकता, क्योंकि देखोगे जब सुविधाएं नहीं होंगी तब भी ये चीजें बढ़ जाएंगी, शिक्षा नहीं रहेगा तब भी ये चीजें बढ़ जाएंगी। पर्यावरण प्रदूषण, जैसे दिल्ली में देख लो इस समय ज्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं, ये सब क्या है, भारत में उच्च मृत्यु दर के कारण है। अब मृत्यु दर को कम करने के उपाय क्या है, इसी को आप क्या करो, सुधार कर दो। जैसे चिकित्सा सुविधा को विकास कर दो, संक्रामक रोग बीमारियों के प्रभावकारी निवारण कर दो, नियंत्रण करने के लिए इफेक्टिव मेडिसिन लाओ, सामाजिक आर्थिक उत्थान करो, सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टिंग करो, परिवहन और संचार की सुविधाओं का सही समय पर, आप परिवहन सुविधाएं सही रहेंगी तो हॉस्पिटलाइज सही समय पर कर पाओगे, घर के सदस्यों को बीमार हो रहा है, किसी का वहां पर जाकर डिलीवरी कराना, सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए ट्रांसपोर्ट की। संतुलित आहार खा रहे हैं, अच्छे खाने खा रहे हैं, फिर से कृषि एवं उद्योग का विकास अच्छे तरीके से हो रहा है, तो इससे क्या होगा, अपने टेक्नोलॉजी का विकास अच्छे तरीके से हो रहा है, तो इससे क्या होगा, मृत्यु दर को कम कर दिया जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये सारी सुविधाएं अच्छी तरह से इफेक्ट करती हैं उच्च मृत्यु दर को कम करने के लिए। क्लियर, ये भारत का मैंने आपको यहाँ पर बता दिया किस राज्य में मृत्यु दर ज्यादा है और किस राज्य में कम है, ये भी बता दिया। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनसंख्या जो प्रवास कवर करेंगे और ये पार्ट हमारा 4 होगा। ठीक है, लाइक ज्यादा कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मित्रों में, ताकि और लोगों को फ्री में ये कंटेंट मिल सके। फ्री में सारी चीजें मैं पढ़ाता हूँ। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।